हेलो फ्रेंड्स, आपका नील नोट्स पे दोबारा स्वागत है। लास्ट के दो कॉन्सेप्चुअल हम लोगों ने थ्योरेटिकल लेक्चर्स देखे, वो थे स्टेट रिकॉग्निशन से रिलेटेड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे। आप जस्ट इसके पहले जो अपलोड हुए हैं दोनों मेरे लेक्चर नीलमणि त्रिपाठी के, उन पे मैं अब आप लोगों के सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज यानी एमसीक्यू की सीरीज आपके सामने मैं ला रहा हूँ। देखिए, मेरा ये पर्सनली मानना है कि सब्जेक्टिव सही है, सब्जेक्टिव समझना चाहिए, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि विभिन्न तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में। क्लैट का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जिस पे डायरेक्ट पीएसयूज में लोग लीगल ऑफिसर बन रहे हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें इंटरनेशनल लॉ पे भी पूछे जाते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप हो सकता है कि अगर उसका स्कोर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल होकर आपको डायरेक्ट लीगल एडवाइजर का रिक्रूटमेंट हो सकता है। इन एमसीक्यू लेक्चर सीरीज में मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के सामने इतने ज़्यादा क्वेश्चनों का कंपाइलमेंट लाऊं कि आप जब फ्यूचर में कोई एग्जाम फेस करें और उसमें स्टेट रिकग्निशन या पब्लिक या मेरे किसी भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो 95% चांसेस रहे कि आप उसको मेरे ही एमसीक्यू लेक्चर सीरीज से ही पा जाए। तो ये एमसीक्यू लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए। मेरे वीडियो पे प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। कमेंट करने से क्वेश्चन पूछिए, डाउट पूछिए, कुछ भी करिए, उससे हम लोगों में डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा। क्योंकि ये एक वन वे मीडियम होता है, जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं मुझे आप लोगों का रिव्यू नहीं मालूम पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग, जितने लोग इसको देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स को, सब लोग इस पे कमेंट करेंगे। थैंक यू। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो लेक्चर, जिसका नाम है स्टेट रिकग्निशन, एमसीक्यू ऑन स्टेट रिकग्निशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये डेफिनेशनल क्वेश्चंस हैं और मैंने इसको अपने थ्योरेटिकल पार्ट में इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि ये डिफिनीशन मतलब कि एक आपको वर्बेटियम में एट इजिट उतारनी पड़ती है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग रट्टा मान लीजिएगा, यानी याद करना है। क्योंकि ये हो सकता है एज इट इज पूछ लिया जाए कि ये किसने कहा था, उन जूरिस्ट का क्या नाम था। कई इसमें ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, समझने वाले कम रहेंगे, जिनको आपको केवल याद करना है। तो हम शुरू करते हैं। रिकॉग्निशन के बारे में बोला है, रिकॉग्निशन मीन्स दैट एन एग्जिस्टिंग स्टेट एक्नॉलेजेस द पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ अनदर स्टेट बाय ओवर्ट और कोवर्ट एक्शन। ओवर्ट मतलब एक्सप्लिसिट और कोवर्ट मतलब जो आपको मतलब एक्सप्लिसिट न रहे, एक डायरेक्ट न इनडायरेक्ट रहे। तो कोवर्ट और ओवर्ट का मतलब ये हो गया। इसको किसने कहा था? देखिए, मैंने पहले से ही निशान लगा रखा है कि जिससे आप लोगों का टाइम न खराब हो। आप लोग इसको बहुत ही फास्ट वे में देख के आप लोग तुरंत अपना, ये वीडियो लेक्चर सीरीज में उस टाइम के लिए बना रहा हूं जब आप कोई एग्जामिनेशन फेस करने जा रहे हैं। और अगर आप इसको थ्योरी के बाद देख रहे हैं तो आपको अपनी थ्योरी ज़्यादा क्लियर हो रही है। तो इसलिए मैं ऑलरेडी पहले से ही इसमें मार्क किए रहता हूं। तो इसको कहा है फिलिप जेसप ने। अब मॉन्टेविडियो जो कन्वेंशन था उसमें स्टेट रिकग्निशन के बारे में क्या कहा गया है? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जो हुआ था वो 1933 में हुआ था, और मॉन्टेविडियो जो है ये उरुग्वे की कैपिटल है। हम अभी आगे देखेंगे मैप में इसको, ये कहाँ है। चूंकि आप लोग इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग मैप लेके बैठे, आप लोग समझें कि कोई स्टेट किस जगह पे है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे वो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के कहा जा सकता है कि उन्होंने ही इनिशिएट किया था, वो यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो इसके बारे में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया एज टू रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट विच कन्वेंशन हैज सेट, क्या सेट? स्टेट शुड possess फोर क्वालिफिकेशन: परमानेंट पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड कैपेसिटी
इनटू द रिलेशन विद अदर स्टेट। इसको आप सॉवरेनिटी से, जो केल्सन के हमने 4 एट्रीब्यूट्स देखे थे उसमें ये थोड़ा आपको डिफर लगेगा, लेकिन बेसिकली ये वही है, सॉवरेनिटी ही है। तो मतलब अपने फॉरेन अफेयर पे जिसका पूरा कंट्रोल हो, वो एक चौथा एट्रीब्यूट, और तीनों बाकी के उसके केल्सन के एट्रीब्यूट थे। इन 4 एट्रीब्यूट पे स्टेट का क्वालिफिकेशन मान लिया जाएगा और उसको स्टेट मान लिया जाएगा। अब अगर हम मॉन्टेवीडियो देखें कि वो कहाँ है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपका है भारत, हमारा इंडिया है ये इक्वेटर है। और आप यहाँ से वेस्ट में बढ़ेंगे, वेस्टर्न कंट्री ये हैं, और इसके बाद ऐसे जाते 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 आप उरुग्वे पहुँच गए, और उरुग्वे में आपके पास आ गया क्या, मॉन्टेवीडियो। मैंने यहाँ मार्क कर रखा है इसको, ये देखिए, ये एक सी पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी है मॉन्टेवीडियो। तो मॉन्टेवीडियो जो है, यहीं ये आपकी ट्रीटी साइन हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। इसने डिक्लेरेटरी थ्योरी, आपने मेरा पढ़ा होगा, तो उसमें एक था डिक्लेरेटरी प्रिंसिपल या डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। ये मॉन्टेवीडियो की जो डिक्लेरेशन था, ये डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन को ही प्रूव करता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आ गया, फिलिप जोसेफ का ही है। रिकॉग्निशन इज पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फंक्शन नॉट एब्सोल्युटली लीगल। देखिए, ये तो बात आप लोगों को बहुत अच्छे से अभी तक समझ होगी कि ये पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हो। जैसे किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि सर, चाइना ताइवान के पास सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो चाइना के कारण वो क्यों नहीं वो हो पा रहा है, उसको लोग ज़्यादातर कंट्रीज क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रही हैं। तो इसका रीजन है, ये पॉलिटिकल है। चाइना इतना पॉलिटिकली लोगों को, इतना स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर दे रहा है कि लोग चाह के भी ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। लॉ हमेशा अप्लाई होता है प्रैक्टिकलिटी में, और अनफॉर्चुनेटली कि हम उसको पढ़ते हैं आइडियल सिचुएशन के लिए, और इसीलिए लॉ बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बायोलॉजिकल सब्जेक्ट है, ये बहुत एवर चेंजिंग है। तो रिकॉग्निशन इज ए पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फंक्शन नॉट एब्सोल्युटली लीगल, इसको कहा था फिलिप जेसप ने। अब कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या कहती है, अ स्टेट इज बिकम एन इंटरनेशनल पर्सन थ्रू द रिकॉग्निशन ओनली एंड एक्सक्लूसिवली। अब आप लोगों ने जानते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव ही कहती है ऐसा, इसमें कोई दो राय है नहीं। Recognition merely a formal acknowledgement through which the established facts are accepted। ये भी डिक्लेरेटरी थ्योरी, आपने मेरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देखा होगा तो अच्छे से ये जाना होगा। According to which theory, recognition depend upon the discretion or sweet will of the recognizing state। किस थ्योरी पे डिस्क्रिशन या स्वीट विल पे रहता है, तो ये डिक्लेरेटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है। इसमें आंसर गलत मार्क हो गया, क्योंकि स्टेट जब चाहे तब उसको स्टेट, दूसरे इंटरनेशनल कमिटीज के स्टेट चाहे तब उसको स्टेट बना सकते हैं। तो डिक्लेरेटरी आप मत मानिए, इसको कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी मानिए। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी हैज बीन एडवोकेटेड बाय ओपेनहाइम, आपने पढ़ा ही है। डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड एविडेंटरी थ्योरी हैज बीन एडवोकेटेड बाय, इनमें ये सारे आप लोगों ने पढ़ा है कि ओपेनहाइम, एंजेलोटी, हीगल, ये सारे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में थे। आप मेरा थ्योरेटिकल वाला लेक्चर देख सकते हैं। ब्रेयरली जो थे ये डिक्लेरेटरी थ्योरी के प्रोपोनेंट थे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग केस सपोर्ट द डिक्लेरेटरी थ्योरी, तो इसका आंसर है टिनोको कॉन्सेशन केस। अब टिनोको कंसेशन केस क्या है, देखिए, टिनोको कंसेशन केस, पहली बात तो जानिए कि आर्बिट्रेशन में गया था, तो ये आर्बिट्रेट ने जो डिसाइड किया वही इसका डिसीजन है। इसमें डिक्लेरेटरी थ्योरी को ही सही थ्योरी मानी गई है। कैसे, टिनोको के पहले कोस्टा रिका, टिनोको एक देश बना, उसके पहले एक कोस्टा रिका था कंट्री, उसको सक्सेशन करके टिनोको बन गया।
टिनोको को फॉर्मली ब्रिटेन ने वो रिकॉग्नाइज नहीं किया था, डिज्योर रिकॉग्निशन नहीं किया था उसका, लेकिन उसके साथ रिलेशन चल रहा था, उसका डिफैक्टो रिकॉग्निशन था, तो बस उसको डिक्लेरेशन करना था कि हमको मानना है, वरना वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका था। तो आर्बिट्रेशन में जब कुछ केस पड़े, फाइनेंशियल ये था इशू कि कुछ आदान प्रदान हुआ, फिर वो कोस्टारिका की जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसने कहा नहीं आप इनको नहीं दे सकते रुपया, क्योंकि आप इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते हैं। तो उसी में फिर अंत में आर्बिट्रेरी बॉडी जो थी उसने ये डिसाइड किया कि डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन यहाँ अप्लाई होगी, ब्रिटेन को केवल डिक्लेयर करना है, वरना उसने ऑलरेडी उसको रिकॉग्नाइज, वो स्टेट बन के उभर चुका है टिनोको, उसको सिर्फ डिक्लेयर करना था। तो मतलब कि वो एक ऑलरेडी उसके पास स्टेट के सारे एट्रीब्यूट फुल फ्लेज हैं। तो इसलिए जो टिनोको और ब्रिटेन के बीच में जो भी ब्रिटेन के किसी कंपनी में या टिनोको के किसी कंपनी में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो पूरी वैलिड है। अब हम देखेंगे कि टिनोको या कोस्टारिका कहाँ है इस समय। हम लोग फिर अपने मैप पे आ गए, आप यहाँ उरुग्वे पे थे और उरुग्वे पे हम लोग देख रहे थे। अब ये आप इधर आएंगे, थोड़ा नॉर्थ में चलेंगे, ये आपका आ गया कोस्टारिका। टिनोको ऑलरेडी है कि वो हट गया और वापस कोस्टारिका ही आ गया। सैन जोस यहाँ की कैपिटल है और ये है कोस्टारिका। ये आप कह सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच की, निकारागुआ, पनामा इत्यादि के बीच की ये कंट्री है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आ रहा है वही कि किस जूरिस्ट ने क्या कहा। Who said the recognition is a declaratory of an existing fact but constitutive in its nature at least so far as concern relation with the recognizing state। ये जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपने थ्योरेटिकल लेक्चर में, इसको ओपेनहाइम ने कहा था। Who said recognition although a declaratory of existence of the natural statehood it is constitutive of a judicial statehood। ये केल्सन ने कहा था। इसको समझाने की मुझे आप लोगों को ज़रूरत नहीं, इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा खुद ब खुद, इतनी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन इज ए पॉलिटिकल और डिस्क्रिशनरी एक्ट। ये बोलता है फैकल्टेटिव थ्योरी। अब ये फैकल्टेटिव थ्योरी क्या है? देखिए, इस थ्योरी को प्यूफेनडॉर्फ ने दिया था। और पहले बात तो फैकल्टेटिव का मतलब जानिए, occurring the optionally response to the circumstances rather than by nature। मतलब ये circumstances पे बात करती है, यानी कि पॉलिटिकल बात करती है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। जैसे चाइना इस समय पावरफुल है। एक लड़के ने पूछा था सर तिब्बत की जो गवर्नमेंट है उसका रिकॉग्निशन क्या है, गवर्नमेंट इन एक्साइल। तो जैसे तिब्बत को कोई भी गवर्नमेंट इन एक्साइल का भी रिकॉग्निशन नहीं जल्दी कोई कंट्रीज दे पा रही है। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही, प्रैक्टिकल सिचुएशन चल रही, चाइना इतना पावरफुल है कि लोग उसको देने में कतरा रहे हैं। तो फैकल्टेटिव थ्योरी प्रेजेंट सिनेरियो या प्रैक्टिकलिटी की बात करती है। इसको प्यूफेनडॉर्फ ने दिया था। अब हु सेड द रिकॉग्निशन कंस्टिट्यूट द वीकेस्ट लिंक इन इंटरनेशनल लॉ? एवी लेवेंटिन। It is duty of the state to recognize other state। Who said it? तो लॉटर पैच, ये मैंने आप लोगों को लॉटर पैच के बारे में बताया था अपने उसमें कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में। Mark the incorrect statement. Non-recognition does not mean that the entity does not qualify for the statehood. Recognition should be granted because it has important legal consequences। ये दोनों चीज़ बहुत ईजी है और आपने पढ़ा ही है, ये दोनों सही है तो बोथ आर करेक्ट। व्हाट इज आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन? अब देखिए, हम लोगों ने लीगल इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। रिकॉग्निशन स्टेट बिकम द एंटाइटल टू स्यू इन द कोर्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। बिल्कुल सही है। रिकॉग्नाइज्ड स्टेट इन इज एंटाइटल टू सॉवरेन इम्यूनिटी फॉर इटसेल्फ एज वेल एज इट्स प्रॉपर्टी इन द कोर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। ये भी बिल्कुल सही है।
Recognized state is entitled to succession and possessions of property situated in the territory of the recognizing state. बिल्कुल सही है, तो सब सही है। कोई आपको प्रॉब्लम हो अगर इन सबको समझने में तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हालांकि ये बहुत ईजी है अगर जिसने भी मेरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देखा हो। अब स्टार्क ने क्या कहा है? हु सेड द रिकॉग्निशन प्रोड्यूस लीगल कंसिक्वेंसेज अफेक्टिंग द राइट्स पावर एंड प्रिविलेज ऑफ रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ ऑफ द स्टेट विच हैव गिवन रिकॉग्निशन। इसको स्टार्क ने कहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों को के थ्रू अफेक्ट होता है और दोनों को ये अफेक्ट करता है। अब देखो टिनोको कंसेशन केस है उसकी फिर से बात आ गई है। एक तो ये बहुत पुराना केस है इसलिए इसकी बार बार, और इसने एक इस्टेब्लिश किया डिक्लेरेटरी थ्योरी और इसके बाद ही मॉन्टेविडियो का डिक्लेरेशन हुआ है, तो इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। ये कहता है नॉन रिकॉग्निशन हैज नो इफेक्ट बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट और ट्रिब्यूनल। फर्दर द इंटरनेशनल लॉ सक्सेसर गवर्नमेंट कैन नॉट रिप्यूडिएट्स दोज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड प्रेडिसेसर which have international ramification unless those contract act were unconstitutional at the time of their granting or making। ये बहुत ही इजी बात बोल रहा है। मैंने ये सब बातें आप लोगों को लगभग जिन्होंने मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट उन लोगों के लिए बहुत ही ईजी होगा। तो ये इसको कहा गया था टिनाको कंसेशन केस में, 1923 का है ये। अब देखिए आप एक यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे दी गई है कि 1991 a military officer ousted the government of Timbuktu. He promulgated a new constitution for Timbuktu. M remained in power for over 2 years and thereafter fled the country. भाग गया country से। M government through peaceful was never recognized by many nations, including the government of Great Land. The new government of Timbuktu repudiates certain obligation undertaken by M's government towards the nation of state of Great Land. State Great Land bring a claim against the Timbuktu. The latter dispute the locus standi of Great Land since it never recognized M regime. ये सेम जो केस है यही है आपका टिनोको कंसेशन केस का फैक्ट। तो इसका क्या आंसर रहेगा? State of Great Land has locus standi. Its claim may be succeeded if the obligation undertaken by themselves is valid under M Constitution. अगर उस समय के हिसाब से देखिए यही तो बात बोल रहा है। Unless those contracts were unconstitutional at the time of their granted. तो constitutional था वो, तो इसलिए वो डिक्लेरेटरी थ्योरी से केवल रिकॉग्नाइज होना था और उसने जो उनके साथ पैक कर लिया तो उस तरह से वो रिकॉग्नाइज होगा। सेम आपका टिनोको कंसेशन केस का ये फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट डज नॉट मीन रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये गलत है, बाकी सब सही है। रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट मीन रिकॉग्निशन ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट मीन रिकॉग्निशन स्टेट एंड ऑफ इट्स गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। When a state enter into the bilateral treaty or establishes diplomatic relation with an unrecognized state, it implies implied recognition. आपको मैंने बताया express recognition, implied recognition आपको मैंने बताया है theoretical lecture में, आप जाके देख सकते हैं। If a state admitted as a member of UN, it amounts to collective recognition. इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। Which of the following recognition is final and permanent and irrevocable? De jure, डिफैक्टो था देखिए वहाँ टिनोको का या टिम्बक्टो का, लेकिन अगर उसने दे दिया होता, उसने डिक्लेयर भी कर दिया होता तो वो पूरी तरह से डिज्योर हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्निशन इज टेम्परेरी एंड रिवोकेबल? डिफैक्टो। आप ये सारे फैक्ट आप लोगों को मैंने काफ़ी डिटेल में फैक्चुअल थ्योरी में पढ़ाया। when a new state is formed through revolt, recognition usually granted is de facto. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं जल्दी से। डिफैक्टो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट कैन नॉट मेक अ क्लेम टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द टेरिटरी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। इट लैक्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन।
देखिए यहाँ डिज्योर नहीं दिया गया, डिफेक्टो दिया गया, इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकता। डिज्योर रिकॉग्निशन स्टेट कैन क्लेम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द टेरिटरी ऑफ द रिकॉग्नाइजिंग स्टेट, वही इसका जस्ट उल्टा, समझने में आसान है, कोई कठिन नहीं है। देयर इज सब्सटेंशियल सिमिलैरिटी इन लीगल इंसिडेंट्स ऑफ डिफेक्टो and de jure recognition. Thus, the recognizing state treat as the legislative executive act of the de facto or de jure recognizing state as a having full legal effect. बिल्कुल सही है। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हालांकि बहुत दीजिए। अब लूथर वर्सेस सैगर केस में क्या हुआ? इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट द पर्पज ऑफ द गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनल एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अथॉरिटी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन de facto and de jure recognition। कहने का मतलब ये है कि रिकॉग्निशन का जो इंटरनल लॉ यानी म्युनिसिपल लॉ पे इफेक्ट होता है, वो डिफेक्टो और de jure रिकॉग्निशन में उसका कोई डिफरेंस नहीं होता। ये किस केस में कहा गया था? लूथर वर्सेस सैगर केस में। लूथर वर्सेस सैगर एक कैनेडियन सिटीजन से रिलेटेड केस है, ये 1921 का है। हम हर में डिटेल में जा सकते हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बस ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को केसेस याद रहें, और यही डायरेक्टली आपके अंडर ग्रेजुएट के बाद ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट सो फॉर एज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द अथॉरिटी टेक प्लेस बिटवीन द डिस्प्लेस्ड डिज्योर गवर्नमेंट एंड न्यूली रिकॉग्नाइज्ड डिफैक्टो गवर्नमेंट concerning matter in the territory ruled by the de facto government, the right and status of de facto government will prevail। मतलब ये कह रहा है कि डिज्योर गवर्नमेंट भले ही आपने जिसको रिकॉग्नाइज किया है लीगली वो हट गई है और डिफैक्टो ने टेरिटरी को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, तो डिफैक्टो रिकॉग्निशन, जिस गवर्नमेंट को आप डिफैक्टो रिकॉग्निशन दे रहे हैं वो प्रिवेल करेगा, उसकी क्या कहते हैं वेटेज ज़्यादा होगी। ये कहा गया था आपका एरेंटजानु मैंडी केस में। एरेंटजानु मैंडी केस 1939 का है। ये स्पेन के बारे में बोल रहा है कि स्पेन की जो डिज्योर गवर्नमेंट थी वो हट गई और ब्रिटेन ने जिसको डिज्योर मान रहा था उसके पास टेरिटरी स्पेन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, स्पेन के टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, और जो वहाँ की डिफैक्टो गवर्नमेंट थी उसने जो ब्रिटेन के साथ जो उसका रिकग्निशन हुआ उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेट एक्ट डिपॉजिट सम गोल्ड इन स्टेट वाई, देयर वॉज रिबेलियन इन द स्टेट एक्ट। ठीक, द रेबल वॉज सक्सेसफुल एस्टेब्लिश अ पैरेलल गवर्नमेंट। आफ्टर सम टाइम स्टेट वाई ग्रांटेड द डिज्योर रिकग्निशन ऑफ द ट्रू गवर्नमेंट फॉर्म बाय द रेबल। The new government claimed the gold deposit of state Y by the old government. Will it succeed? देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मतलब एक स्टेट है X, उसने Y में अपने गोल्ड को डिपॉजिट कर दिया उसकी गवर्नमेंट ने। अब उस गवर्नमेंट के खिलाफ म्यूटनी शुरू हो गई, विद्रोह शुरू हो गया रेबल के थ्रू। अब वो रेबल ने उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन करके अपनी गवर्नमेंट बना लिया। अब वो जो रेबल की गवर्नमेंट है उसको स्टेट वाई ने, जहां उसका गोल्ड डिपॉजिट था पिछली स्टेट ने की, पिछले गवर्नमेंट ने किया था, उसने क्या किया कि नए रेबल की गवर्नमेंट कह रहे कि चूंकि आपने मुझको डिज्योर रिकॉग्निशन दे दिया है वाई ने, तो मुझको वो गोल्ड दे दीजिए। अब क्या वो होगा सक्सीड? तो आपको मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट का रिकॉग्निशन उसके गवर्नमेंट का भी रिकॉग्निशन हमने ऊपर पढ़ा था। ये देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेटमेंट, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड ऑफ इट्स गवर्नमेंट। तो आपने उसके गवर्नमेंट का आप रिकॉग्निशन कर चुके हैं, तो यस, बिकॉज न्यू गवर्नमेंट विच हैज बीन ग्रांटेड डिज्योर रिकॉग्निशन विल बी इंटाइटल्ड टू सक्सेशन एंड पोजीशन ऑफ गोल्ड डिपॉजिट बाय द ओल्ड गवर्नमेंट। आप लोगों को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हुई होगी ये जानने में। अब चलिए आगे का देखते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल है ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ द Zululand is overthrown and the rebel establish a new government. Britain continue to recognizing the old government, but accord the de facto recognition of the new government. A suit is filed in the Britain by the new government of Zululand against the bank for the recovery of some money due to Zululand. The suit is contested by the old government, which claim that the money should belong to it since it is the de jure governance and hence lawful representative of Zululand.
विल इट सक्सीड? देखिए ये वही केस है, इसमें बस जो डिजियोर रिकॉग्निशन वाई ने एक्स को दे दिया था, यहाँ क्या है कि ब्रिटेन ने डिजियोर ने डिफैक्टो रिकॉग्निशन दिया है। तो क्या होगा, जुलूलैंड की जो डिजियोर गवर्नमेंट है वो क्लेम कर रही है, तो क्या वो सक्सीड होगी? मतलब यहाँ डिफैक्टो जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ डिजियोर गवर्नमेंट जा रही है जुलूलैंड की, तो नहीं, वो नहीं होगी। क्यों? बिकॉज द क्लेम ऑफ डिफैक्टो गवर्नमेंट विल प्रिवेल। हमने पढ़ा है ना कि डिफैक्टो की ज़्यादा प्रिवेल कर जाती है over that of the de jure government, the reason being that the de facto government is in actual or effective administrative control while the de jure government possesses only a theoretical power or control। कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं, अगर आप इन लोगों को पढ़ें तो आपका कितना कॉन्सेप्ट इसको क्लियर हो रहा होगा रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट का। अब रिकॉग्निशन ऑफ द इंसर्जेंट एम्प्लाइज हमने पढ़ा है, इंसर्जेंसी, बेलिजरेंसी। तो अब उस वीडियो लेक्चर से जो दूसरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था उससे शुरू हो चुका है। क्या? इस्टेब्लिश अ टेम्परेरी रिलेशनशिप। टेम्परेरी रिलेशनशिप क्यों? फॉर द कन्वेंस, आप लोगों ने पढ़ा था। रिकॉग्निशन ऑफ बेलिजरेंसी इन ए स्टेट। बेलिजरेंसी देखिए एक बड़ा चीज हो गया कि सिविल वॉर हो गया और उस सिविल वॉर का इंटरनेशनलाइजेशन हो गया। तो एग्जिस्टेंस क्या होता है इसका? एग्जिस्टेंस ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन टू फैक्शन, जैसे सीरिया में हुआ था। मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ देखिए कई डॉक्ट्रिन है, इन डॉक्ट्रिन को हम हो सकता है फ्यूचर में अच्छे से पढ़े। अभी मैं समझाने लगूंगा तो ये वीडियो लेक्चर आपका काफ़ी लंबा चला जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबा। तो हम इसको अभी छोड़ते हैं, अभी इसको रटने का प्रयास करते हैं। एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन, नो नेसेसिटी ऑफ रिकग्निशन। इंस्टिम्सन डॉक्ट्रिन, नॉन रिकग्निशन पे है ये। ट्यूबर डॉक्ट्रिन, नॉन रिकग्निशन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इन सबको बहुत प्यारे हैं, जब मैं भी आपका मतलब बेसिक क्लियर बेसिक खत्म कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, तो हम इन सब डॉक्ट्रिन को अलग से पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्ट आएगा। हेलेस्टीन डॉक्ट्रिन, नो स्टेट वुड हेल्प कीप रिलेशन विद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही आपको ये चारों डॉक्ट्रिन आपको बहुत ही स्टैंडर्ड है, जो आपको ग्लोबल जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो फ्यूचर में पास्ट में चल रही थी, जो फ्यूचर में चलेगी और जो प्रेजेंट में चल रही है, इन तीनों के बारे में आपके व्यू को बहुत ज़्यादा क्लियर करेगा। इसको हम आगे जरूर देखेंगे, ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब रिकॉग्निशन इज जनरली रेट्रोस्पेक्टिव एंड एक्सेप्शनली प्रोस्पेक्टिव। मतलब अब इसमें देखिए ये 2 वर्ड के मतलब आपको मालूम होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। हालांकि आप लोग लॉ के हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है आप लोग जानते हो। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स होता है फ्रॉम द इफेक्ट फ्रॉम द पास्ट इवेंट, मतलब पास्ट से ही उसका इफेक्ट शुरू हो गया था, भले ही हमने उसको बाद में रिकॉग्नाइज किया, लेकिन हम उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस मान रहे थे, वो पास्ट से ही चला आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज किया, डिफैक्टो कर लिया है, और बाद में डिज्योर कर रहे हैं 2 साल 3 साल बाद, तो वो जो आपने लीगल उसके साथ रिलेशनशिप पिछले 2 साल में बनाया, भले ही वो डिज्योर रिकॉग्निशन नहीं था, फिर भी उन सब को डिज्योर रिकॉग्निशन के अंडर आपका लीगल रिलेशनशिप माना जाएगा। ये आप फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते। जैसे हमने किसी को अभी डिफैक्टो और कह दें कि ठीक है अभी आपसे हम रिलेशनशिप बना ले रहे हैं, लेकिन इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस हम लोग अभी का तो नहीं मान रहे हैं जो रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में 1 साल बाद इन सब का लीगल कॉन्सिक्वेंस जो हम लोग लीगल रिलेशनशिप बनाएंगे उसको हम डिज्योर रिकॉग्निशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है फ्रॉम द इफेक्ट फ्रॉम एनी फ्यूचर इवेंट, और रिस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है पास से ही उसका इफेक्ट शुरू हो गया है। तो मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें 3 आपके करेक्ट स्टेटमेंट है और 1 इनकरेक्ट है। तो पहले एक करेक्ट पढ़ लेते हैं जिससे हम लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रिकॉग्निशन डिफेक्टो एज वेल एज डिज्योर हैड रेट्रोएक्टिव इफेक्ट since that all the act newly recognized state are treated valid dating back to the commencement of the activities of the authority thus recognized। just मैंने यही बताया। prima facie recognition operate retrospectively not to invalidate act of a former government but to validate the act of de facto government which has become the new de jure government। मतलब जो पहले डिफेक्टो थी उस वही आगे de jure गवर्नमेंट बन जाएगी।
वेयर देयर इज ए क्लियर डेट मेंशन रिकॉग्नाइजिंग टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट मेंशन। अगर क्लियर डेट हो रहा है, डिक्लेरेटरी थ्योरी है और क्लियर डेट डिक्लेरेशन कर दे रहा है स्टेट, तो वो जिस डेट से मेंशन कर रहा है उससे उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब गलत भी पढ़ लेते हैं कि गलत क्या है। एवरी एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन इज रेट्रोएक्टिव इन इट्स ऑपरेशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंशन बिहाइंड द इंडिविजुअल एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन। नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, एक डेट मेंशन करने पे भी हो सकता है, ये हमने देख लिया। तो हर रेट्रोएक्टिव होता है, ये सही नहीं है। तो ये दूसरा स्टेट यानी बी वाला गलत हो गया। अब आगे देखिए, इन विच केस द डिफैक्टो रिकॉग्निशन डेट्स बैक इन द सेम मैनर एट डिज्योर रिकॉग्निशन, लूथर वर्सेस सैगर, याद रखिए, कैनेडियन केस था, आपको याद, मैंने बताया ऊपर। द फैक्ट recognition has retrospective effect is supported by which of the theory of recognition? declaratory theory। अभी मैं बता ही रहा हूँ कि declaratory theory मतलब declarate, सिर्फ उसको declaration करना था, वो पहले से ही स्टेट था, उससे उसके पहले से ही रिलेशनशिप थे, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव सपोर्ट करता है। रेट्रोस्पेक्टिव डिपेंड अपॉन द इंटेंशन इट वाज हेल्ड इन सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेशन वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। रेट्रोएक्टिव डिपेंड अपॉन द इंटेंशन, ये याद रखिएगा, इंटेंशन पे ये डिपेंड करता है। ये इस केस में हेल्ड किया गया था। इंडिया हैज जनरली रिकॉग्नाइज सुप्रीमेसी ऑफ डिफेक्टो रिजीम। इंडिया जो है वो डिफेक्टो रिजीम को रिकॉग्नाइज करती है बजाय कि डिज्यो, चूंकि जो टेरिटरी को असली में गवर्न कर रहा है उसको वो रिकॉग्नाइज इंडिया करती है। आई होप कि अब मेरा रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट के सारे लेक्चर्स अब खत्म हो गए विद एमसीक्यू। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपके जो थॉट हैं वो काफ़ी बढ़ गए होंगे, क्लियरिटी बढ़ गई होगी। चूंकि देखिए इंटरनेशनल लॉ जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है जियो पॉलिटिक्स से, जो प्रेजेंटली चल रहे हैं। इवन जब मैं ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, आज 21 अप्रैल है 2020, इस समय भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी, आप अगर ये फ्यूचर में मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि वुहान वायरस के कारण काफ़ी ज़्यादा हैफेजर्ड, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है इस समय वैश्विक स्तर पे। और उसमें यही चल रहा है कि रिकॉग्निशन, हम इसको रिकॉग्नाइज कर लें। यूएसए कह रहा है हम ताइवान को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, चाइना ने बहुत परेशान कर रहा है, तिब्बत की बात हो रही है, जैसे एक लड़के ने क्वेश्चंस भी पूछा था, वहाँ पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब चल रहा है। सब ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो इंटरनेशनल लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट सिनेरियो को लेके। आपकी लाइफ जो है वो लग रहा है कि म्यूनिसिपल लॉ से कम प्रभावित हो रही है और इंटरनेशनल लॉ से ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इसलिए आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को रिलीजियसली फॉलो कीजिए और मैं इसमें आपके कॉन्सेप्ट को, आपके सोच को, आपके थॉट को ब्रॉड करने की और कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और जाते जाते मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी अपना ओपिनियन दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया सुनने के लिए। हैव अ नाइस डे।